जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या ये नारा अब सच्चाई में उतरने वाला है? रिसेंटली हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस रिलीज करवाने का या कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाने का फैसला किया। अब इसके मायने क्या है, ये कास्ट सेंसस होता क्या है, सोशियो इकोनॉमिक या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, रिजर्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मिलन और आज हम कास्ट सेंसस इस टॉपिक पर डिकोडिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना कंडक्ट करवाने का फैसला किया है। हालांकि पिछले कई सालों से सरकार जो है कास्ट सेंसस रिलीज करवाने पे साफ तौर पर कुछ कह नहीं रही थी। कभी कह रही थी कि हम कंडक्ट कर भी दे, कभी ना भी करे, मोस्टली ना ही कह रही थी। लेकिन अपोजिशन हमेशा इस मुद्दे पर डटी रही कि कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब रिसेंटली जब ये सरकार ने कह दिया है कि हम कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, तो उस पर भी बवाल शुरू हो गया कि अब ये कैसे करेंगे, कब तक कंडक्ट करेंगे। तो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उस हिसाब से 2026 में जातिगत जनगणना शुरू होगी और 1 मार्च 2027 ये रेफरेंस लाइन ली जाएगी और उसी हिसाब से कास्ट सेंसस के आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए जाएंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस क्या है। ये तो हम अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये सेंसस होता क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। बड़ी बेसिक चीजें हैं, पहले शुरू से शुरू करेंगे। देखिए, बेसिकली होता क्या है, सेंसस मतलब एक देश में कितने लोग रहते हैं इसकी हम गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ये क्यों करना पड़ता है, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों को हर महीने का राशन हो, कपड़े हो या जूते हो, मेडिसिन हो, ये सारी चीजें उन 5 लोगों की फैमिलीज को चाहिए होती है, साल में, महीने में या हफ्ते में, कभी भी। तो वो जो उस घर का बजट है उन 5 लोगों के हिसाब से ही चलेगा। अगर 2 लोग हैं तो और बजट कम होगा, 10 लोग हैं तो बजट बढ़ेगा। ये कैसे डिसाइड होता है कि उस घर में लोग कितने रहते हैं, उसी हिसाब से किसी भी देश में, चाहे इंडिया हो या इस दुनिया का कोई भी देश हो, पीरियडिकली हर एक टाइम फ्रेम के बाद कास्ट सेंसस का माफ कीजिएगा, सेंसस करवाता है। कास्ट सेंसस तो अब होगा, तो इससे पता ये चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, गरीब कितना है, अमीर कितना है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड होगी, उसके ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं, उनका प्रोफेशन पता चलेगा, उनकी चॉइसेस पता चलेगी, एक्सपेंडिचर कैसे होता है, बच्चे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बूढ़े कितनी है, मेडिसिन के लिए हमें कितना चाहिए, एजुकेशन के लिए कितना फंड अलॉट होगा, डिफेंस के लिए कितना होगा। सारी चीजें जब भी कोई कास्ट सेंसस या कोई भी सेंसस कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें क्वेश्चंस की बौछार होती है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, 30, 35, 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो अभी ये सेंसस का जो चक्कर है ये शुरू कब से हुआ था, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। अब कितना पीछे, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़े ही मतलब फेमस थे। ये जो भी इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का आप जो स्टील फ्रेम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। तो हुआ ये कि सन 1881 में मेरे ख्याल से लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे अपने लॉर्ड मेयो थे, मेयो, जी हाँ। और इन्हीं के कार्य, थोड़ा फैक्चुअल डाटा मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं नोट्स भी रेफर करूंगा बीच में से। तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो 1881 में पहली बार कास्ट सेंसस जारी किया था। जी हाँ, पहली बार उस समय। उसके बाद जो फादर ऑफ सेंसस कहा जाता है वो थे W.C. क्लॉडेन। मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के अध्यक्षता में कहिए या उनकी निगरानी में
ये जो W.C. प्लॉडेन थे, उन्होंने कास्ट सेंसस सुपरवाइज किया था, जो कि सेंसस के फादर भी माने जाते हैं। उसके बाद से पीरियडिकली हर 10 साल में कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया गया है। आजादी के बाद भी ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि 2026-27 में कास्ट सेंसस होगा। आजादी के बाद 1941 में कास्ट सेंसस हुआ था। जी हाँ, 1941 में, और उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए थे। ये तो आजादी के पहले की बात हो गई। आजादी के बाद 1951 में SC/ST का भी काउंटिंग हुआ था। SC/ST के आंकड़े प्रकाशित किए थे, यानी कि छोटे स्केल पर ही सही, पूरी कम्युनिटी के ना ही सही, लेकिन SC/ST के आंकड़े इसमें प्रकाशित किए थे। उस समय के आंकड़ों के हिसाब से 14.5% SCs शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन थी, और STs जो थे शेड्यूल्ड ट्राइब, वो लगभग 5.5% थे। अब इसके बाद होता यह है कि आज़ादी के समय तो हम लगभग 34-36 करोड़ थे। आज़ादी के बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई। सन 2001 तक, सन 2001 से 11 तक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो लगभग 17.5% थी। और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये खबर आई है कि 2023 के या 2025 के एंड तक हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री बनने वाले हैं। तो इस सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री में कितनी जातियां हैं, कैसे कास्ट सेंसस होगा, ये बातें बहुत अहम होती हैं। जी हाँ, इस साल के एंड तक हमारी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ को पार कर चुकी होगी। 2011 में जब सेंसस हुआ था लास्ट टाइम, तब हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ के पार थी। जो डिटेल फैक्ट्स और फिगर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद पीरियडिकली 10 साल बाद हमें कास्ट सेंसस करवाना था, लेकिन हुआ ये कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते 2021 का जो सेंसस होना था उस पर रोक लग गई। रोक लग गई मानी कहिए, या महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा। अब जाकर 5 साल बाद, 2020 से अब तक तो 5 साल हो ही गए, 5 साल बाद गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम कास्ट सेंसस जारी करेंगे। जी हाँ, अब ये कास्ट सेंसस के मायने क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, अलग अलग सेक्शंस पे होंगे, वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट होंगे, पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन पे क्या इम्पैक्ट होंगे, इमिग्रेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ये हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, रीजनल इम्बैलेंस जो है, रीजनल इम्बैलेंस ये बड़ा मैटर करता है। अब अगर कास्ट सेंसस होता है तो हिंदी बेल्ट जो है, हिंदी बेल्ट, वहां पे कास्ट फैक्टर जो है, जैसे यूपी हो, बिहार हो, या सारे स्टेट्स हो, वहां पे कास्ट बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर है। अगर कास्ट सेंसस होता है तो किस राज्य में, किस प्रदेश में कितनी जाति के लोग रहते हैं ये पता चलेगा, और उसी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो है शायद वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करे या अपनी पॉलिसीज बनाए। दूसरी चीज ये है कि पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिलिमिटेशन है उसको 1971 में ही फ्रीज करवा दिया था 2001 तक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। लेकिन 2001 में फिर से 25 सालों तक के लिए डिलिमिशन जो है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स जो जाएगी लोकसभा में या प्रदेश की विधानसभाओं से, उसको फ्रीज कर दिया था, जिसका टाइमलाइन अभी 2026 में कंप्लीट होगा। और लगभग लगभग उसी समय नया जो कास्ट से अपना सेंसस होगा उसके डेटाज भी रिलीज होंगे। तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? साउथ इंडिया के कई स्टेट्स का ये कहना है कि हमने पिछले कई दशकों में पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया है, ग्रोथ पे, और हमने इकोनॉमिक ग्रोथ या एजुकेशनल ग्रोथ या हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अगर पार्लियामेंट्री सीट्स हमारी कम होती है, ये तो हम पे अन्याय होगा। नॉर्थ वालों ने तो पॉपुलेशन बढ़ा के रखी है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, लेकिन फिर भी उनकी सीट्स ज़्यादा है, तो ये हमारे खिलाफ अन्याय होगा, ऐसा उनका एक कहना है। दूसरी चीज़ ये होगी कि रीजनल इम्बैलेंस जो है, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है, वो अगर बढ़ता है तो उसको गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी। इसके बाद इलेक्शन पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ा ही डोमिनेंट रहा है। पिछले अगर आप कहीं भी डेटा उठा के देख ले कितने ही इलेक्शंस का, तो हमें ये पता चलता है
कि ओबीसी वोट शेयर जो है वो हमेशा रूलिंग पार्टी के लिए फायदेमंद रहा है। ओबीसी वोट्स जिस तरफ जाते हैं उनके सत्ता में आने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। एक सर्वे के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी में जो भी कास्ट है ओबीसी में वो लगभग 2600 से ज्यादा है। जी हाँ, 2650 लगभग लगभग ओबीसी में कास्ट होती है। तो रिजर्वेशन जो है हमारे हिंदुस्तान में एससीज, एसटीज, ओबीसीज, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ये रिजर्वेशन का मोटा मोटी एक कोटा है, जिसके लिए एससीज को 15% मिले हैं, एसटीज को 7.5% मिले हैं, ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% मिले हैं। तो अब पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो ऐसा कहना है कि आधे से ज्यादा यानी कि लगभग लगभग 52-55% जो है वो ओबीसी पॉपुलेशन होगी, और इनको अब रिजर्वेशन मिलता है सिर्फ 27%। तो ये कैसे एड्रेस करेंगे? पिछले कुछ सालों में अलग अलग स्टेट्स ने जैसे बिहार हो या कर्नाटका भी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले 2 साल पहले ही बिहार ने अपने ही राज्य में एक जातिगत जनगणना करवाई थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी लिस्ट दी है 7th शेड्यूल में, उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 69 में सेंसस का टॉपिक दिया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली राज्यों को अधिकार नहीं है ऐसा कोई भी सेंसस कंडक्ट करवाने के। सेंसस है जो सिर्फ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत केंद्र शासन ही यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन ये जो बिहार है या और भी कई स्टेट्स है, इन्होंने अलग अलग नाम से हाउस होल्ड सर्वेज हो या और भी कई नाम देके अपना डेटा इकट्ठा करवा लिया है। तो इससे आने वाले समय में इलेक्शंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरी चीज यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो कि 106वीं 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार ने पास करवाई थी, जिसके अंदर ये प्रोविजन थी कि पार्लियामेंट्री सीट्स हो या विधानसभा की सीट्स हो, इसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब ये कास्ट सेंसस करवाने के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हालांकि ये 2029 के बाद लागू होने वाला है, लेकिन उस पर भी क्या इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली चीज है। और एक चीज है, इंदिरा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर एक कैप लगा दिया था 50% का। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी कैटेगरी के लिए अगर रिजर्वेशन देना है तो 50% के अंदर ही होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहेगा कोटा, और बाकी बचा 50% जो है उसमें ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर ये कास्ट सेंसस होता है और उसमें अगर यदि ऐसा पाया जाता है कि पिछड़ा प्रवर्ग जो है, बैकवर्ड कास्ट जो है, वो अगर 50% से ज्यादा होगी तो आप रिजर्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे? ये भी मुद्दा बड़ा डिबेटेबल होने वाला है। तो आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, कैसे पॉलिसीज बनेगी, भले वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, वुमेन रिजर्वेशन हो या आरक्षण का मुद्दा हो, आने वाले समय में ये बड़ी चर्चा में रहने वाले हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। हाल ही में आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि कास्ट सेंसस तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि इंडिजिनियस मुस्लिम्स आसामी मुस्लिम्स कौन है और बांग्लादेशी मुस्लिम्स कौन है। हालांकि आप सभी जानते हैं आसाम हो या आसपास के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, जिसमें बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। तो उनका ये कहना है आसाम के चीफ मिनिस्टर का कि ये कास्ट सेंसस एक बार अगर हो जाए तो हमें पता चलेगा। अभी जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से देसी हो, सईद हो या जोलका हो, मियामल हो, ये कुछ कम्युनिटीज है आसामी मुस्लिम्स में। तो आसाम के सीएम के मुताबिक अगर एक बार ये पता चल जाए कि कौन सी कास्ट की कौन सी कम्युनिटीज यहाँ पे है तो उन्हें ये डिटेक्ट करना बड़ा आसान जाएगा। यानी कि रिजर्वेशन हो, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एडजस्टमेंट करना हो, वुमेन रिजर्वेशन हो, और उसी के साथ ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। इन सारी चीजों को टैकल करना पड़ेगा कास्ट सेंसस के बाद। बेसिकली जब भी सेंसस के डेटा पब्लिश होते हैं तो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज जो है, रूल्स जो है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे कि किस क्षेत्र में कितने आदिवासी है तो आदिवासियों के लिए स्कीम्स हो,
या किस क्षेत्र में महिलाएं कितनी है, उज्ज्वला स्कीम हो या एजुकेशन के लिए स्कीम्स हो, मोटा मोटी इसी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन अगर कास्ट सेंसस अगले 2 साल में होता है तो इन चीज़ों को भी हमें डील करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले समय में हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर कास्ट सेंसस कंडक्ट होता है तो इसके और भी क्या मायने होंगे, और भी चीज़ें होती रहेंगी, हम उस पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।